कि एबायोटिक स्ट्रेसेस की हम जैसे डिस्कशन कंटिन्यू थी हमारी, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है और इसका इम्पेक्ट क्या है, ह्यूमन लाइफ में इसका क्या रोल है, प्लांट्स में ये क्या किस तरह कंट्रीब्यूट करती है। तो थोड़ी बहुत इसकी जो इन्फॉर्मेशन आज वाले लेक्चर में आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि हम सैलिनिटी को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। सैलिनिटी हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है उसे हम सॉइल सैलिनिटी के वे से देखेंगे। सॉइल सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स इन सॉइल सोल्यूशन द एक्वस फेज ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर जो सॉल्युबल पोर्शन है उसके अंदर जो डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स की प्रेजेंस होगी वो सॉइल की सैलिनिटी कहलाएगी। उनका अगर अमाउंट बढ़ता है तो उसका लेवल इंक्रीज़ करता जाता है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे आपको नीचे पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, अगर आप गौर से देखें तो अगर आप गौर से देखें तो पूरी बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है कि इससे उधर उधर कुछ वेजिटेशन मौजूद है, जबकि इस रीजन में कोई नहीं है। ड्यू टू द हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन वो सॉइल सरफेस पे उसके क्रिस्टल्स मौजूद हैं, और ये बीच में कुछ पैचेस और नज़र आ रहे होंगे आपको वाइट कलर के। तो ये सैलिनिटी के पैचेस की वजह से प्लांट्स की या क्रॉप्स की ग्रोथ डिस्टर्ब होती है। कुछ एरियाज़ में है, तो ये जो ग्रोथ है ये हम ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक भी साबित हो जाती है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के इशू बनते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फूड। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि द प्रोसेस ऑफ अकोमुलेटिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स इन सॉइल इज़ नोन एज सैलिनाइजेशन। अगर हमने सॉल्ट्स की अकोमुलेशन हो रही है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर वो अकोमुलेशन का जो एक प्रोसेस है उसको हम एज अ सैलिनाइजेशन की टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं, या उसे इलेबोरेट किया जाता है एज अ सैलिनाइजेशन। नेक्स्ट उसके बाद बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो कौन कौन से साल्ट्स इसकी सैलिनिटी काज करने में पार्ट प्ले करते हैं। तो उसमें कहा जा सकता है कि हाई अकोमुलेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड एनाइंस। नॉर्मली ये सॉल्ट सॉइल में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी कुछ कंसंट्रेशन ऐसी होती हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्दी होती है। इनका प्रेजेंस होना कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उसकी जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है, जब उसकी कंसंट्रेशन एक उसके रिक्वायर्ड लिमिट से बढ़ती है तो वो सैलिनिटी काज करती है। इसमें कुछ और एनाइंस भी हैं, सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, आप कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं। तो नाइट्रेट्स के बारे में तो आपको पता है कि प्लांट्स में नाइट्रोजन की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सैलिनिटी का बायस भी बनते हैं। अगर इनकी का अमाउंट हायर कंसंट्रेशन में चला जाता है तो ये सॉइल के अंदर इनकी हाई कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अपटेक को, उसकी सॉइल की पीएच को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से जो रूट्स के लिए इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं रहती, सूटेबल नहीं रहती। नेक्स्ट के बाद आता है सॉइल सैलिनिटी। एक इम्पॉर्टेंट इशू है ग्लोबली, और उसकी जो कह सकते हैं ग्लोबली आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये फूड सिक्योरिटी का आज करता है के इश्यूज़ हैं। और अगर फूड की सप्लाई नहीं होती तो बहुत सारी कंट्रीज जिनमें सलाइन सॉइल्स की तादाद ज़्यादा है वहाँ क्रॉप्स ग्रो नहीं होती। वो डिपेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज से फूड की सप्लाई के लिए कि उन्हें वहाँ से उस फूड की प्रोविज़न हो। तो उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फॉर एक्वायरिंग देयर फूड। सो इसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको जो जॉब्स वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में होती हैं ड्यू टू सैलिनिटी, वो उन कंट्रीज़ में रिड्यूस हो जाती हैं। इकोनॉमिक लॉस होता है कि बाहर से जो वो मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस पर हायर चार्जेस होते हैं, महंगी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा कहा जा सकता है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं कि ये जो सैलिनिटी है ये ग्लोबल इश्यूज़ के तौर पे अगर देखा जाए तो ग्लोबली ये एग्रीकल्चरल लैंड्स के ऊपर इसका इम्पेक्ट है। और हम इसकी वजह से एनुअली जो है 806.4 बिलियन रुपीज़ पर ईयर जो है एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्यू टू द सिलाइन सॉइल हम लॉस करते हैं। लो प्रोडक्शन यील्ड की वजह से क्रॉप की वो ग्रोथ नहीं आती, क्रॉप्स के लॉसेस होते हैं।
और जो एक टारगेटेड यील्ड होती है किसी भी कंट्री की, वो अचीव नहीं की जा सकती। तो एनुअली ड्यू टू सैलिनिटी इतना नुकसान होता है, इतना लॉस फेस करना पड़ सकता है एग्रीकल्चरल एरियाज़ को। तो जो कंट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी एक कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक इशू है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, वर्ल्ड ओवर सैलिनिटी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितनी लैंड्स किस कंट्री में सैलिनिटी को की वजह से डिस्ट्रॉय हुई हुई हैं या यूज़लेस हैं। तो वो देखेंगे हम इसमें कि सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स जो परसेंटेज के हिसाब से जो इरिगेटेड एरियाज़ हैं जिनके अंदर जैसे लिया है या और इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे इरिगेशन सोर्स के थ्रू अप्लाई की जाती है, इरिगेशन सोर्स के थ्रू जैसे कैनाल्स हैं, वाटर की प्रोविज़न होती है क्रॉप्स को। तो ऐसे रीजन्स के अंदर अगर सॉइल्स को देखा जाए, जो सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में उसकी डिफरेंट परसेंटेज मौजूद है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान की जो इरिगेटेड लैंड्स हैं जो कैनाल सिस्टम पे बेस करती हैं, जहाँ पानी की प्रोविज़न कैनाल्स के थ्रू होती है, वहाँ पे उन एरियाज़ में 28% लैंड्स जो हैं वो सॉल्ट इफेक्टेड हैं आउट ऑफ द टोटल लैंड्स, टोटल कल्टिवेटेड लैंड्स जहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस होती हैं। इस तरह इंडिया में 27% लैंड्स हैं जो सॉल्ट इफेक्टेड हैं। इसराइल में कल्टिवेटेड लैंड्स में से 13% जो हैं वो सॉल्ट इफेक्टेड हैं। ऑस्ट्रेलिया में 20%, चाइना में 5%, इराक का 50% एग्रीकल्चर लैंड का जो है पोर्शन वो सॉल्ट इफेक्टेड है। सो उनकी फूड प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम होती है, उन्हें बाहर दूसरे कंट्री से उसके लिए फूड के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। इस तरह इजिप्ट का 30%, हालांकि दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट कैनाल्स जो है वो और कैनाल्स और बड़े लार्जेस्ट रिवर जो नाइल रिवर है वो इजिप्ट में से गुजरता है, लेकिन उसके बावजूद उसका 30% एरिया जो इजिप्ट का है वो सैलिनिटी की वजह से यूज़लेस है कल्टीवेशन के लिए। इस तरह अगर देखा जाए न्यू वेल्स, साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलियन स्टेट जो है उसमें से अगर सैलिनिटी का एस्टिमेट हुआ है तो 15% ऑफ इरिगेटेड लैंड, यानी कि जो लैंड जिनको वाटर की प्रोविज़न है फ्रॉम रिवर, उसका 15% जो है वो सॉल्ट इफेक्टेड है, उनमें सैलिनिटी पाई जाती है। तो काजेज ऑफ सैलिनिटी की तरफ जाते हैं तो सैलिनिटी के जो दो मेजर काजेज हैं वो क्या हैं, इसे कैटेगराइज हम कर रहे हैं प्राइमरी सैलिनिटी एंड सेकेंडरी सैलिनिटी में। दो कैटेगरीज में से डिवाइड किया जाता है। सैलिनिटी के दो काजेज हैं, प्राइमरी सैलिनिटी एंड सेकेंडरी सैलिनिटी। प्राइमरी सैलिनिटी बेसिकली काज होती है जो नेचुरल रीजंस हैं जिसके पीछे कह सकते हैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस शामिल होंगी। प्राइमरी सैलिनिटी का जो काज होगा उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं नेचुरल काजेज में। नेचुरल काजेज का मतलब ये है कि नेचुरल प्रोसेसेस जैसे डिक्रीज़ हो जाना सी लेवल्स का या शिफ्टिंग ऑफ सी लेवल्स, सी का शिफ्ट हो जाना, ये सैलिनिटी काज करता है। और कई दफ़ा प्लेट्स की मूवमेंट जो है उसकी वजह से जो अंडर सी प्लेट्स होती हैं कई दफ़ा वो सी में से निकल जाती हैं और मेजर लैंड्स के साथ अटैच हो जाती हैं। तो जो सी के साथ अटैच रही होती है, सी का क्योंकि साल्टी वाटर है तो उनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है। कई इसके अलावा सॉल्ट लेक्स हैं, जो रन ऑफ है फ्रॉम द लेक्स, उन सॉल्ट लेक्स में से जो रन ऑफ होता है वाटर निकलता है और सराउंडिंग एरियाज़ में जाता है, तो वहाँ पे वो सैलिनिटी काज करता है। इसके अलावा इरोजन के प्रोसेसेस हैं, सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स के अंदर से जो इरोजन होती है वो स्ट्रीम्स के साथ, रिवर्स के साथ फ्लो करती हुई दूसरे रीजन्स के अंदर सॉल्ट्स को शिफ्ट करती है और उन लैंड्स को सिलाइन सॉइल्स में कन्वर्ट करती है। इसके बाद सेकेंडरी की तरफ आते हैं। सेकेंडरी सैलिनिटी की अगर बात की जाए तो इसका जो काज होगा वो आर्टिफिशियल सोर्स होगा। आर्टिफिशियल सोर्स मीन मैन ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें अर्बनाइजेशन आ जाती है, एग्रीकल्चर आ जाती है। सिटीज़ के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द हाउस होल्ड से लेके
हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से लेके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो इनके थ्रू जो वाटर प्रोड्यूस होता है इट कंटेन्स सॉल्ट्स। जैसे किचन की एक्टिविटीज़ की बात करें तो बहुत सारे आपके डिश वॉश एंड लॉन्ड्री की बात करें तो बहुत सारे आपके जो डिटर्जेंट्स हैं क्लॉथ वॉशिंग के, उनके अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं। और वही जब ड्रेन होते हैं तो वो ड्रेन्स नॉर्मल नेचुरल वाटर बॉडीज़ के अंदर जब जाते हैं तो वो सलिनिटी का काज बनते हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में काफ़ी रोल प्ले करती है। बहुत सारी इसमें बिल्डिंग मटेरियल, जब बिल्डिंग्स होती हैं क्रिएट की जाती हैं तो रोड साइड्स सॉल्ट्स होते हैं। रोड्स का मटेरियल इस तरह का उसमें ऐड होता है कि वो स्टोन्स, उनके अंदर सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन एरियाज़ के अंदर उन स्टोन्स में से जो सॉल्ट है वो सराउंडिंग सॉइल्स के अंदर अकामुलेट होना शुरू हो जाता है ड्यू टू रन ऑफ। आगे हम इनकी ज़रा डिटेल डिस्कस करेंगे प्राइमरी और जो सेकेंडरी सलिनिटी है। प्राइमरी काजेज ऑफ सलिनिटी में प्राइमरी की रीज़न जो है जर्नल वेदरिंग ऑफ रॉक्स आ जाती है। डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स उसमें क्लियर नहीं हो सके होंगे तो यहाँ थोड़े हो जाएंगे। तो जो नेचुरल रॉक्स मौजूद हैं, फास्फेट्स हैं, फास्फेट्स की फॉर्म में सल्फेट्स हैं, जो नेचुरली सॉइल के अंदर मौजूद स्टोन्स हैं या रॉक्स के पोर्शन हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वेदरिंग होती है। माउंटेनियस रीजन में ऐसे सॉल्टी एरियाज मौजूद हैं जिनकी वेदरिंग होती है, तो उनसे वाटर जब रन ऑफ करता है तो वो रिवर बॉडीज़ की तरफ जाता है और उनके थ्रू वो एग्रीकल्चर लैंड्स में जाता है और उनको सिलाइन कर देता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कैपिलरी राइज फ्रॉम शैलो ब्रिकिश ग्राउंड वाटर। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब वाटर लॉगिंग होती है तो वाटर लॉगिंग की वजह से वाटर जब कैपिलरी पोर्स से अपवर्ड मूव करता है तो अपने साथ बहुत सारे जो डिज़ोल्व सॉल्ट्स हैं, जो ग्राउंड वाटर में डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं, उन्हें सरफेस पे लेके आता है। और सरफेस पे वाटर तो एवापोरेट हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट्स हैं वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं। और प्रोलॉन्ग्ड एक पीरियड के बाद, एक लॉन्ग पीरियड के बाद उन सॉइल्स के अंदर ये एक्टिविटी अगर होती रहे तो उनकी जो अपर लेयर्स होती हैं उनके अंदर सॉल्ट की अकामुलेशन एक लीथल लेवल से बढ़ जाती है, या एक रिक्वायर्ड लेवल से जब बढ़ती है तो वो सॉइल सिलाइन हो जाती हैं, उनमें सलिनिटी के इश्यूज आते हैं। तो इसमें भी कहा जा रहा है कैपिलरी राइज फ्रॉम द शैलो ब्रिकिश वाटर, ब्रिकिश अंडरग्राउंड वाटर। ब्रिकिश मुराद ये कि सॉल्टी वाटर जो है अंडरग्राउंड वो शैलो कंडीशन में होगा तो वो इजीली कैपिलरी के थ्रू ऊपर मूव कर सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा डीप लेयर्स में हो तो इतना जल्दी वो शॉर्ट्स नहीं आते, लेकिन जो शैलो रीजन्स के होंगे वो इजीली कैपिलरी राइज के थ्रू मूव करके आ जाते हैं अपर सर्फेसिस में और वहाँ आके अकामुलेट होते हैं और प्रेसिपिटेट कर जाते हैं सॉल्ट्स उनके ड्यू टू द एवेपोरेशन ऑफ वाटर। उसके बाद इंट्रूजन ऑफ सी वाटर अलोंग द कोस्ट। सी वाटर जो होता है कोस्ट के साथ कई दफ़ा आपको पता है कि वो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जो सी साइड रीजन्स में लोग रहते हैं वहाँ टाइड्स आती हैं, बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं, सुनामी जैसे आया था या उससे छोटे साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो उनके साथ सी वाटर जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं, कोस्टल के सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं, उनमें सी वाटर राइज करके इंटर हो जाता है। तो जब सी वाटर की फ्लडिंग होती है उन रीजन्स के अंदर, सी से वाटर आके फ्लडिंग करता है उन रीजन्स के अंदर, वो फ्लडिंग शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे सॉल्ट्स लेके आता है। वाटर तो एवापोरेट हो जाता है लेकिन वो सॉल्ट सॉइल के अंदर रह जाते हैं और कोस्टल एरियाज़ की वो सलिनिटी का बायस बनते हैं। तो वर्ल्ड ओवर जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं उनकी सॉइल्स बहुत ज़्यादा सलाइन होती हैं नियर विसिनिटी में। फार अवे जैसे जैसे हम मूव करते हैं कोस्टल एरिया से तो सॉइल की कंडीशन थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाती है, लेकिन कोस्टल रीजन जो होते हैं ये नेचुरली इनके अंदर ड्यू टू द इंट्रूजन ऑफ सी वाटर कोस्टल एरियाज़ में ड्यू टू सी स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स और सुनामीज, इसकी वजह से सी वाटर जब कोस्टल एरियाज़ में एंटर होता है तो अपने साथ वो सॉल्ट्स को वहाँ प्रेसिपिटेट करवा जाता है। उसके बाद सॉल्ट लेडन सैंड ब्लोन बाय द सी विंड्स। अब जब कोस्टल एरियाज़ में जो या जिन्हें आप जनरल इस्लाम में कह सकते हैं जो बीच रीजन्स होते हैं तो वो सॉल्ट से भरे हुए होती सैंड होती है। तो जब तूफ़ान आते हैं, अगर सी वाटर मूव ना भी करे तो वो जब स्टॉर्म्स आते हैं तो सी के जो रीजन्स हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ से जब सैंड उड़ के दूसरे रीजन्स की तरफ मूव करती है सराउंडिंग एरियाज़ में, तो अपने साथ वो उन विंड्स में सैंड पार्टिकल के साथ
वो सॉल्ट को के पार्टिकल्स को भी उड़ा के ले जाती है, और वो सॉल्टी जो पार्टिकल्स होते हैं जहाँ जहाँ जाके सेटल होते हैं उन सॉइल्स के अंदर उसकी कॉम्बुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो प्रोसेसेस हैं प्राइमरी सलिनिटी के, ये एक दो दिन में नहीं होते। इसके लिए प्रोलॉन्ग पीरियड चाहिए होता है। कई ऐसे रीजन्स हैं जिनके अंदर से ये इंट्रूजन के प्रोसेस बार बार होने की वजह से सी वाटर बार बार सिटीज़ के अंदर इंटर होता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और किसी जगह पे कैपिलरी का राइज सीजनल होता है, और कई जगह पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स के चांसेस कम होते हैं। तो ये प्राइमरी जितने भी काजेज हैं ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होते हैं, शॉर्टर पीरियड में नहीं होते। और लास्ट पॉइंट हमारा था इम्पीडेड ड्रेनेज। इम्पीडेड ड्रेनेज से मुराद ये होगी, कई दफ़ा सॉइल के अंदर जो एक ड्रेनेज का नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो उसमें वाटर आता है वो ड्रेन डाउन हो जाता है, या उसके अंदर अगर कुछ सॉल्ट्स वगैरह की अकामुलेशन हुई है तो वाटर के साथ वो डीपर लेयर्स में चली जाती है। तो अगर कैपिलरीज जो है वो उनमें ब्लॉकेज आ जाए, वो प्रॉपर ड्रेनेज ना कर सकें, इम्प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं नेचुरल सॉइल्स के अंदर, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है ड्यू टू कल्टीवेशन या किसी और प्रोसेस की वजह से, तो नेचुरली किसी प्रोसेस की वजह अगर आएगी तो वो प्राइमरी सलिनिटी का काज होगी। तो ब्लॉकेज इन द ड्रेनेज सिस्टम वो काज करती है सलिनिटी। उसकी वजह से सॉल्ट्स जो हैं वो लीच डाउन नहीं कर पाते और अपर लेयर्स में ही वो कामुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से अपर लेयर जो हैं जिनके अंदर कल्टीवेशन होनी है वो सॉल्ट इफेक्टेड रीजन्स बन जाते हैं। अब आते हैं हम सेकेंडरी सलिनिटी की तरफ। सेकेंडरी सलिनिटी का बेसिक आपको काज बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी है, और ह्यूमन एक्टिविटी में आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम हम हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स में होते हैं कि हम कैनाल वाटर यूज़ करते हैं या हम ट्यूबवेल वाटर यूज़ करते हैं, ड्रिप इरिगेशन और बहुत सारे इस तरह के इरिगेशन के मैकेनिज़्म मौजूद हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी आपने सुना होगा। तो इस तरह के डिफरेंट टेक्निक्स मौजूद हैं जो ड्रेनेज इरिगेशन के प्रैक्टिसेस के तौर पे यूज़ होती हैं। तो अगर हम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं करते तो इरिगेशन वाटर के साथ अगर उसमें सॉल्ट्स मौजूद हैं तो वो लेयर्स में अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम सॉइल के अंदर उनकी जो एक लेवल है सॉल्ट्स का बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा सॉइल की सैलिनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, और एक ऐसी लिमिट आएगी कि सॉइल के अंदर हार्मफुल लेवल तक सॉल्ट्स चले जाएंगे, फिर वहाँ क्रॉप्स की ग्रोथ बैडली इफेक्ट होगी। तो ये एक सेकेंडरी सलिनिटी का काज है, और सीवियर कंडीशन में वो सॉइल कल्टीवेशन के काबिल नहीं रहती। उसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल जो हैं, उनके अंदर दे कंटेन, या हाउस होल्ड जो एफ्लुएंट होते हैं, वेस्ट होता है, उसके अंदर सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, और वो सॉइल्स के अंदर अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो उसे डंप करते हैं सॉइल्स के अंदर तो वहाँ पे वो अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे नाइट्रेट्स की मैं बात कर रहा था अभी, एक उसमें आया था। तो ओवर यूज़ हम करेंगे सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स की, या और हम कोई ऐसे एडिशन करते हैं, कैल्शियम को भी ऐड किया जाता है, मैग्नीशियम के भी फर्टिलाइज़र अप्लाई किए जाते हैं। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और जितने भी जो सॉल्ट्स हैं वो अगर ओवर यूज़ में आ जाते हैं फर्टिलाइज़र की वजह से, फर्टिलाइज़र के ओवर यूज़ की वजह से वो सॉइल की सेकेंडरी सैलिनिटी का बायस भी बन सकते हैं। रिमूवल ऑफ नेचुरल प्लांट कवर्स, अब किसी रीजन के अंदर जो नेचुरल प्लांट स्पीशीज़ मौजूद हैं अगर उनको रिमूव किया जाता है, वहाँ अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट की जाती हैं, या अर्बनाइजेशन स्टार्ट की जाती है, हाउसिंग स्कीम्स बनाई जाती हैं, तो उसकी वजह से जो नेचुरल वहाँ प्लांट स्पीशीज़ होती हैं उनमें ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो उन सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल की प्रोफाइल को मेंटेन रखते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन रखते हैं नेचुरल प्लांट स्पीशीज़। वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से जब क्रॉप्स लगाते हैं या बिल्डिंग्स बना लेते हैं, तो उसकी वजह से उन प्लांट कवर्स की, नेचुरल प्लांट कवर्स की एब्सेंस की वजह से सॉल्ट अकामुलेशन स्टार्ट हो जाती है उन रीजन्स के अंदर। फ्लडिंग विद सॉल्ट रिच वाटर, अब फ्लडिंग से यहाँ मुराद ये होगी कि आप इरिगेशन करते हो, और इरिगेशन की एक टेक्निक है जिसमें आप खुला पानी लगा दिया जाता है जिसे फ्लडिंग कहते हैं। फ्लड इरिगेशन एक टाइप है जिसमें स्टैंडिंग वाटर होता है, फील्ड के अंदर खड़ा रहता है। या इसके अलावा आप कह सकते हैं जैसे राइस में फ्लडिंग कंडीशन में राइस को ग्रो किया जाता है, तो राइस की अगर फ्लडिंग की जाए सॉल्ट रिच वाटर से, ऐसा ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाए जिसके अंदर सॉल्ट्स मौजूद हों, या ऐसा कैनाल वाटर यूज़ किया जाए जो किसी इंडस्ट्री के पास से होके आ रहा हो और उसमें उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डाला हुआ हो और वो उसके अंदर सॉल्ट्स की तादाद ज़्यादा हो, तो फ्लडिंग कंडीशन में जब वहाँ पे वाटर के अंदर सॉल्ट्स मौजूद होंगे तो वाटर एवेपोरेट होने के बाद वो सॉल्ट्स तो प्रेसिपिटेट करते हैं, सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं, वो लीच डाउन नहीं करते और वो सॉइल की जो प्रोफाइल है उसको सलिनिटी की तरफ लेके जाते हैं।
हाई वाटर टेबल एंड यूज़ ऑफ पुअर क्वालिटी ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। जो वाटर टेबल है अगर वो राइज करना शुरू कर जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी वाटर लॉगिंग में वाटर टेबल ही राइज करता है और उसके जो कैपिलरी रीजन्स हैं वो सेचुरेट हो जाते हैं वाटर के साथ। जब वाटर टेबल राइज करता है तो उसकी वजह से और साथ साथ सेकेंडली हम अगर पुअर क्वालिटी ग्राउंड वाटर को एज ए इरीगेशन सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं, दोनों ही कंडीशन में जो ग्राउंड वाटर है जिसके अंदर जो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं वो डिज़ोल्व सॉल्ट्स जो हैं वो अपर लेयर्स के अंदर अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। वो नेचुरली भी हाई वाटर टेबल की वजह से हो सकते हैं, अपर रीजन में आ सकते हैं। दूसरा ये कि हम खुद वहाँ पे वेल्स डिग करके ट्यूब वेल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर जो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उसमें साल्ट्स मौजूद हैं, कार्बोनेट्स मौजूद हैं, बाइकार्बोनेट्स मौजूद हैं, तो उसे अप्लाई करते रहेंगे तो कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ पुअर ग्राउंड वाटर जो है वो सॉइल के अंदर कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स और कई दफ़ा नाइट्रेट्स भी मौजूद होते हैं, उनका अमाउंट बढ़ा देता है। तो उसके बड़े हुए अमाउंट की वजह से वो सॉइल्स होती हैं वो सिलाइन हो जाती हैं, उनमें कल्टीवेशन प्लांट की ग्रोथ डिस्टर्ब होती है और जिसकी वजह से कई दफ़ा वो लैंड्स को बैरन छोड़ना पड़ जाता है। आफ्टर 10 और 20 ईयर्स के बाद वो यूज़लेस हो जाती हैं सॉइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स, इसमें पहली कैटेगरी है सिलाइन सॉइल्स, सेकंड इसमें सिलाइन सोडिक सॉइल्स एंड थर्ड वन इसमें सोडिक सॉइल्स हैं। तीन डिफरेंट टाइप्स की सिलाइन सॉइल्स होती हैं, सॉरी सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स होती हैं तीन तरह की। उनमें से फर्स्ट वन है सिलाइन सॉइल, दूसरी सिलाइन सोडिक और थर्ड वन सोडिक सॉइल। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप्स की सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलाइन सॉइल्स क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं ये। स्लाइन सॉइल्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे कंटेन sufficient amount of soluble salt interfering with the germination growth and yield। ग्रोथ यील्ड और जर्मिनेशन के साथ इंटरफेयर करने वाले, उनको इफेक्ट करने वाले सॉल्युबल सॉल्ट्स की सफिशेंट अमाउंट सिलाइन सॉइल्स में मौजूद होती है, लेकिन बट दे डू नॉट कंटेन इनफ एक्सचेंजेबल सोडियम। उनमें एक्सचेंजेबल सोडियम का अमाउंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सॉइल। तो वो कितना कम होता है वो आगे देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 मिलीमोज पर सेंटीमीटर। मिलीमोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट है। तो इससे इसकी अमाउंट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइन सॉइल्स के अंदर होती है वो 4 मिलीमोज या उससे ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है इसमें, क्योंकि बताया कि पहले मैं रिपीट बता चुका हूँ कि डू नॉट कंटेन इनफ एक्सचेंजेबल सोडियम। सो इसमें एक्सचेंजेबल सोडियम की क्वांटिटी बहुत लेस होती है, दो केस में प्रेजेंट होती है। तो एक्सचेंजेबल सोडियम की परसेंटेज इसमें लेस देन 15% होनी चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 15% से ज़्यादा होगी तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो इसकी सिर्फ 15% तक ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। वो ज़्यादा एक नॉर्मल रेंज जो लेस देन 15 को नॉर्मल रेंज तो नहीं कंसिडर करेंगे, इसको उस रेंज में कंसिडर करेंगे जिसमें सॉइल को हम सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे स्लाइन सॉइल कहते हैं। क्योंकि ये अमाउंट जो होगा 15%, ये बहुत थोड़ा अमाउंट होगा, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा जो बाकी सॉइल्स के अंदर सोडियम की वजह से क्रिएट होते हैं। सो सॉइल पीएच इस सॉइल की जो होगी वो लेस देन 8.5 होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और जो इसमें इन सॉइल्स में ऑब्जर्व की जाती है, कई दफ़ा इसमें ये होता है कि वाइट क्रस्ट या वाइट क्रिस्टल सॉल्ट के अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे घर में दीवारों के ऊपर वाइट क्रिस्टल आना शुरू हो जाते हैं विंटर में, सेल में अगर ईंटें वगैरह कहीं पे हैं तो उन पे आ जाते हैं। तो ये इनकी अकामुलेशन स्टार्ट हो जाती है सरफेस पे इनकी जो अकामुलेशन होती है वो वाइट अल्कली सॉइल्स की फॉर्म में आती है। उन सॉइल्स को जिनके ऊपर ये वाइट कलर शो होता है उन्हें वाइट अल्कली सॉइल्स के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी पिक्चर हम शुरू में देख चुके हैं, जस्ट लाइक स्नोफॉल की तरह नज़र आ रही थी। पूरा का पूरा फील्ड का एक पोर्शन वाइट हुआ हुआ था और पीछे बाकी ग्रीन प्लांट्स नज़र आ रहे थे। तो ये इसकी एक कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव है कि वो वाइट पोर्शन आ जाता है और वाइट अल्कली सॉइल्स ने कहा जाता है, क्योंकि इसकी पीएच जो होती है वो 8.5 है, इसलिए अल्कली में आएगी, वाइट कलर सॉल्ट्स की वजह से है। सेकंड इसमें टाइप जो है बेटा सिलाइन सोडिक सॉइल्स है। सिलाइन सोडिक सॉइल्स क्या होती हैं?
सॉइल्स कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड एक्सचेंजेबल सोडियम इन सफिशिएंट अमाउंट। दोनों ही चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स भी होते हैं और एक्सचेंजेबल सोडियम भी इसमें प्रेजेंट होता है। दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अब इस सॉइल की जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 15 होती है, क्योंकि इसमें एक्सचेंजेबल पोटेशियम आ गई है, तो इसकी 15% से अबव होगी तो ही ये जो इसमें सोडियम है इंटरफेयर करेगा प्लांट ग्रोथ को, और ये सॉल्ट की सॉइल की सॉल्ट लेवल को इनहेंस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर होती है। तकरीबन सिमिलर कंडीशन है जैसे स्लाइन साइल्स में ईसी का लेवल था, वही इसमें होगा, लेकिन इसका पीएच लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है स्लाइन साइल से। स्लाइन सोडिक का ये 8 से 10 की रेंज में पाया जाता है और ये काफ़ी हायर रेंजेस हैं। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक्सचेंजेबल सोडियम का हम डिस्कस कर रहे थे, ये रिपीट हुआ है दोबारा से। ये एक्सचेंजेबल सोडियम बेसिकली फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, इसको साथ में थोड़ा आपको क्लियर करवा दूंगा। सॉल्युबल साल्ट्स का तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि सॉल्ट्स मौजूद होंगे किसी ना किसी फॉर्म में और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन एक्सचेंजेबल सोडियम किस तरह प्रॉब्लम करता है। एक्सचेंजेबल सोडियम बेसिकली वाटर और न्यूट्रिएंट अपटेक को के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। वाटर अपटेक रिड्यूस करवाता है। अगर एक्सचेंजेबल सोडियम की अमाउंट 15% या उससे ग्रेटर होती है तो वो वाटर की अपटेक को रिड्यूस करवा देता है। वाटर की अपटेक जब रिड्यूस होती है तो उससे वो डिहाइड्रेशन की तरफ प्लांट जाना शुरू हो जाते हैं। और सेकेंडली न्यूट्रिएंट अपटेक में इंटरफेयर करता है। सोडियम की जब ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है सॉइल्स के अंदर, ग्रेटर दैन 15% होती है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, सोडियम आयंस की अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ जाती है। लेकिन उसके अपोजिट जो कैल्शियम है और पोटाशियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आयन है पोटाशियम आयंस, उसकी जो अपटेक है वो रिड्यूस होती है। पोटाशियम आयंस आयन एक्सचेंज के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो मटेरियल्स की मूवमेंट है वो पोटाशियम कंट्रोल करता है। पोटाशियम का स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसकी अपटेक रिड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट पोटाशियम की डेफिशिएंसी की तरफ जाता है। सोडियम इसके अलावा पोटाशियम की डेफिशिएंसी तो करती है, लेकिन इसके अलावा सल्फ़र, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान और क्लोरीन की एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज़ कर देती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। सोडियम की जो सफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये प्लांट की ग्रोथ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट लेके आता है। लास्ट वन है बेटा सोडिक सॉइल। जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है, सोडिक सॉइल सफिशिएंट एक्सचेंजेबल सोडियम प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें कह सकते हो बट डू नॉट कंटेन अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। अब इसमें सिर्फ क्योंकि सोडिक है, वर्ड सोडिक है, इसमें सिलाइन वर्ड नहीं यूज़ हो रहा, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, तो इसमें एक्सचेंजेबल सोडियम की अमाउंट ज़्यादा होती है, सोडियम से सोडिसिटी इसमें बढ़ती है, लेकिन इसमें जो सॉल्युबल साल्ट्स हैं वो कम होते हैं। सॉइल की जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज सॉइल्स की भी ग्रेटर दैन 15 होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती है, वो लेस देन 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर में चली जाती है। पीएच जो होगी इसकी जनरली 8.5 से अबव होती है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल साल्ट्स नहीं है, सिर्फ सोडियम है। सोडियम जब अकेला सोडियम आयन ज़्यादा मौजूद होते हैं तो वो पीएच को हमेशा 8.5 से बढ़ा देते हैं, उनका अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं। और इन सॉइल्स की जो अपीयरेंस होती है, इनके ऊपर जो सॉल्ट्स की अपीयरेंस आती है वो वाइटिश नहीं होती। सोडियम सॉइल जो होती हैं, सोडिक सॉइल जो होती हैं, उनका कलर ब्लैकिश होता है और ब्लैक अल्कली सॉइल्स कहलाती हैं। और जो हमने पहले पढ़ी थी सिलाइन सॉइल जो थी, उनका कलर वाइट होता है, उन्हें वाइट अल्कली सॉइल्स कहा जाता है, जबकि ये वाली ब्लैक कलर में अपीयरेंस देती है सोडिक सॉइल्स होती हैं। अगर इनके सोडियम आयंस वगैरह की वजह से अपीयरेंस जो स्टार्ट होती है, उनके प्रेसिपिटेट बनना शुरू होते हैं, तो ये ब्लैक कलर की अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक अल्कली सॉइल्स भी कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मैं बात कर रहा था, तो एक सलिनिटी की कुछ क्लासेस हम डिवाइड करते हैं सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ ईसी। तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 से 2 के दरमियान होगी तो वो नॉन सलाइन होगी। जैसे अब सलिनिटी की बात कर रहे थे कि उसमें सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है।
सो 0 से 2 डेसीसाइमन्स पर मीटर में अगर होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वो नॉन सिलाइन होगी। लो सलिनिटी, इसके इसकी रेंज जो होती है 2 to 4 डेसीसाइमन्स पर मीटर होती है। और मॉडरेट सलिनिटी जो होती है ये 4 to 8 डेसीसाइमन्स पर मीटर में अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज को शो करेंगी। और जिनमें 8 to 16 डेसीसाइमन्स पर मीटर होती है उनकी सलिनिटी का लेवल बहुत हाई होता है। इसका मतलब ये है कि वो सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा सलाइन है, उनमें बहुत ज़्यादा सलिनिटी मौजूद है। और स्वीयर सलिनिटी कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है 16 से 32 के दरमियान आती है। और एक्सट्रीम जो सलिनिटी का लेवल आता है वो ग्रेटर देन 32 डेसीसाइमन्स पर मीटर की रेंज में वो एग्जिस्ट करेगी। एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, यूनिट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की पीछे मैं बता रहा था मिलीमोस पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे डेसीसाइमन पर मीटर आ रही है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, यूनिट्स को वैल्यूज़ से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों यूनिट्स सिमिलर होती हैं। 1 डेसीसाइमन्स पर मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमो पर सेंटीमीटर, दोनों सेम ही हैं। तो हम उसे डेसीसाइमन्स पर मीटर भी यहाँ लिख सकते हैं और ये मिलीमोस पर सेंटीमीटर भी हो सकता है। यानी कि जो पहली नॉन सिलाइन है 0 to 2 डेसीसाइमन्स पर मीटर भी हो सकती है और 0 to 2 मिलीमोस पर सेंटीमीटर भी हो सकती है, क्योंकि इसमें मिलीमोस में चला गया और सेंटीमीटर में चला गया, तो दोनों यूनिट्स एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको यहाँ नीचे नज़र आ रही है 1 डेसीसाइमन्स पर मीटर इज इक्वल टू 1 मो पर सेंटीमीटर। तो ये आपको फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये दोनों यूनिट्स सिमिलर है, इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बेटा, अगर हम प्लांट्स को क्लासिफाई करें फॉर सलिनिटी टॉलरेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स फॉर सलिनिटी टॉलरेंस की जाए तो हम उसे दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल्स। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल में ग्रो करने वाले ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट एनी इनकन्वीनियंस अंडर हाई सॉल्ट कंडीशंस। तो उन कंसंट्रेशन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंडर उन्हें कोई ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। एट्रीप्लेक्स है, वेसिकेरिया है। तो ये कॉमन सी पाई जाती हैं। एट्रीप्लेक्स को हम सॉल्ट बुश के नाम से भी जाना जाता है। कॉमनली लिया में भी मुख्तलिफ जगहों पर ग्रो हुई है। पाकिस्तान में बहुत सारी लैंडस्केप्स में यूज़ होती है फॉर ब्यूटिफिकेशन। इसके जो लीव्स का कलर होता है वो वाइटिश होता है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड कैटेगरी होती है ग्लाइकोफाइट्स। अगर सॉल्ट टॉलरेंस के हिसाब से देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्लाइकोफाइट्स एंड कैन नॉट टॉलरेट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यानी कि हेलोफाइट्स वो होंगे जो सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट करेंगे और उनमें ग्रो करेंगे। ग्लाइकोफाइट्स वो हैं जो सॉल्ट कंडीशन को टॉलरेट नहीं करते और वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे ग्रो नहीं कर सकते। तो मोस्टली जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो जाएंगी, वीट है या राइस है, जो भी है, सारे ग्लाइकोफाइट्स में आते हैं। हेलोफाइट्स में कुछ ही हैं, उनमें से दो की एग्जांपल दी है, और भी मिल जाएंगे आपको अगर आप उसे सर्च करोगे। तो ये इनकी जो ग्रोथ का पैटर्न है, ये अंडर हाई सॉल्ट कंडीशन में ये खुद को ग्रो कर लेते हैं। कैसे ग्रो करते हैं, इनमें क्या एबिलिटी होती है, और मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में जब हम सॉल्ट टॉलरेंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि हेलोफाइट्स में क्या एबिलिटी होती है और किस तरह इसको अपने आप को एडजस्ट करते हैं अंडर हाई सॉल्ट कंडीशंस। ग्लाइकोफाइट्स क्योंकि ग्रो नहीं कर पाते तो मोस्टली जनरल प्लांट्स इनमें टॉलरेंस होती नहीं है। जिनमें टॉलरेंस होती है तो वो किस तरह करेंगे, इसको टॉलरेट करते हैं, तो ये आने वाले लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल, यहाँ तक के लिए आज का इतना ही था लेक्चर।